नमस्कार दोस्तों। इस समय हम लोग हिस्ट्री के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और एंशियंट हिस्ट्री में अक्सर करके कई ऐसे छुपे हुए बिंदु होते हैं, कई ऐसे छुपे हुए पहलू होते हैं जो सामान्यतः हमारी आंखों से ओझल होते रहते हैं। हम ढूंढने की लाख कोशिश करते हैं लेकिन वो कहीं पर नदारद होते हैं, और जब एग्जाम्स में आते हैं तो हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि तमाम नोट्स हमने छान डाले हैं, ये हुजूर, ये जनाबे आली न जाने कहाँ से निकल आए हैं। तो ऐसे तमाम सवालों के जो कि गहरे जो है इतिहास के पन्नों में दफन होते हैं, हमारी आंखों से छिपे होते हैं। और वस्तुतः इतिहास को लेकर के जो हमारा नजरिया है, वो तमाम जो प्रचलित नजरिया है, वो नजरिया ही इसके लिए दोषी है, क्योंकि हमने मान रखा हुआ है कि इतिहास कहने का मतलब ही है कि हम वो जो राजनीतिक पॉलिटिकल इतिहास है जिसमें था एक राजा, एक थी रानी, विदेशी सेनाएं आती है, लड़ाई होती है और खत्म हो जाती है कहानी, हम उसी पॉलिटिकल हिस्ट्री के इर्द गिर्द नाचते रह जाते हैं। और अब के राजनीतिक मदारी जो पैदा हुए हैं, संसद से लेकर के सड़क तक पर पाए जाते हैं, और हर शाम को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मंडी में इनकी महफिलें सजती हैं, इनकी जो है बाजार लगते हैं, ये उसमें धर्म का भी इतिहास खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतिहास, इनके साथ साथ मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि यह इतिहास नहीं है, परंतु इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूं कि इतिहास इससे भी परे है। इतिहास को सिर्फ राजनीतिक चश्मे से मत देखिए, सिर्फ राजा रानी की कहानी मत समझिए। इतिहास राजा रानी की कहानी के साथ साथ हरिया और गोबर के साथ साथ धनिया की भी कहानी है। यह सामाजिक पहलू को भी अपने आप में समेटी हुई है, यह आर्थिक पहलू को भी समेटी हुई है। एक बार फिर से मैं इनकार नहीं करता कि इतिहास धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू को भी समेटे हुए हैं। तो जो इतिहास का पन्ना हमसे बार बार छूटता है, वह पन्ना कौन सा होता है? वह पन्ना होता है सामाजिक और आर्थिक इतिहास की। विपिन चंद्रा की बड़ी मेहरबानी रही है कि उन्होंने राजनीतिक इतिहास के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक इतिहास को भी लिखने की कोशिश की। भारत में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक इतिहास को राजनीतिक इतिहास से परे रख करके देखने की कोशिश की गई थी। कुछ इतिहास के संजीदा स्टूडेंट्स ने उस सामाजिक और आर्थिक इतिहास को भी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग, पढ़ने वाले भी और मुझ जैसे पढ़ाने वाले भी दोषी हैं। और यही वजह है कि जैसे जैसे बाजार अपना रंग रूप बदलता जा रहा है, वह जो अपराधी किस्म के पढ़ाने वाले थे, अपराधी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने महंगी महंगी फीसें ले करके बच्चों को आधी अधूरी कहानी ही पढ़ाई, बच्चों को वो पढ़ाया, वो सुनाया जो कि उनको अच्छा लगता है, वह नहीं पढ़ाया और सुनाया जो कि उनके लिए अच्छा था। तो इतिहास के वे पन्ने बड़े महत्वपूर्ण हैं जिनमें सामाजिक आर्थिक कहानी है, लेकिन पढ़ने पढ़ाने के दौर में सिर्फ राजनीतिक कहानियां ही पढ़ाई गई। तो विपिन चंद्रा की मैं बात कर रहा था, बहुत गंभीर अध्ययन हुआ, रिसर्च हुआ, लेकिन वह आजादी के बाद के भारत पर था। लेकिन अगर आप प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के इतिहास को भी देखिए तो वहां के भी सामाजिक आर्थिक पहलू को जानने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे भी जब अब हम लोग को लगने लगा है कि राम राज्य बस आ ही गया है, हालांकि राम राज्य की परिभाषा देते हुए तुलसीदास ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राम राज्य में कोई अकाल मौत नहीं मरता था, और रावण के राज्य के बारे में बात बता रहे थे कि अकाल मौतें बहुत हुआ करती थी। अगर आप उठा करके देखिएगा पिछले कुछ दिनों के पन्ने, तो छोटे छोटे बच्चों के, ये बात मुस्कुरा करके नहीं कही जा सकती, ये पूरी गमजदा जो है चेहरे से, पूरी संजीदगी के साथ कहा जाना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। मम्मी पापा मुझे माफ करना, मैं आईआईटी जेई नहीं कर सकता हूँ। तो कहीं बच्चे फंदे पर झूल रहे हैं इलाहाबाद में कि मुझे माफ करना, मैं आपके ख्वाब को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। बच्चों के ऊपर ख्वाब और सपनों का इतना प्रेशर डाल दिया गया है
कि उनके कंधे जो है जवाब दे जा रहे हैं और झूलते हुए उनकी शरीर के गले की हड्डियां टूट जा रही हैं। और दोषी कौन है? दोषी माँ बाप से लेकर के पूरा का पूरा समाज और यहां तक कि टीचर वर्ग भी है जो उनको सही रास्ते पर नहीं ले। अगर उन्हें उनके सिलेबस से कायदे से जोड़ा जाए और उन्हें बताया जाए कि सिर्फ ये जो है मजाक नहीं चल रहा है, आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत गंभीर तैयारी है और आप में से हर कोई इस तैयारी के लिए बना ही नहीं, आप मजाक बंद कीजिए, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी जाने जाने से बच जाएगी। इसीलिए एक बार मैं आप लोगों से ये भी कह रहा हूं कि आपके जानने में अगर कोई भी बच्चा 10वीं 12वीं पास हो रहा है, कैरियर चुनने की बात हो, तो प्लीज उसे आप सलाह मत दीजिए, माँ बाप सलाह मत दें, वो परंपरागत टीचर सलाह मत दें। उसके लिए मुझ जैसे कैरियर काउंसलर की मदद लीजिए, हम उनको सही रास्ता, सही दिशा दे सकते, हम उनकी को खुदकुशी करने से बचा सकते हैं। और कोई बच्चा अगर फ्रस्ट्रेशन में है, तनाव में है, टेंशन में है, तो मुझ जैसे फिलोसफिकल काउंसलर की आप सहायता लीजिए, क्योंकि एज अ फिलोसफिकल काउंसलर हम उनकी बड़ी मदद कर सकते हैं। ठीक है साहब, तो ये तो रही बात। लेकिन जब हम प्राचीन भारत के इतिहास के पन्नों में जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे ऐसे जो है आर्थिक पहलू, सामाजिक पहलू मिलते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं। मैं बात कर रहा था कि लोगों को लगता है कि राम राज्य आ गया, अकाल मौतें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अकाल मौतें बहुत हो रही हैं, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। यह राम राज्य की परिभाषा या राम राज्य के लक्षण नहीं है। कृष्ण ने कहा था, मूर्तियां मत पूजो, अपने कर्म पर ध्यान दो, तब राम राज्य आएगा। और यही वजह थी कि भारत में गोवर्धन की पूजा प्रारंभ हुई, क्योंकि मूर्तियां पूजने से श्री कृष्ण रोके। लेकिन रावण कहता था कि जो पूजा पद्धति मैं बताऊं, जैसा मैं कहूं वैसा करो। खैर, इन सब बातों से करके अगर हमको राम राज्य लाना है तो प्राचीन भारत के इतिहास को समझना होगा। और प्राचीन भारत के इतिहास में हमको राजा रानी से कहीं ज़्यादा जरूरी होगा कि हम इस बात को समझें कि उस समय की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां कैसी थीं। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को समझ करके ही हम समाज को सुधार सकते हैं। समाज को तभी हम सुधार सकते हैं जब हम समाज को समझें। समाज को हम तभी समझ सकते हैं जब हम परिवार को समझें। तो क्या ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी नहीं हो जाता है कि हम जब इतिहास के हमें साक्ष्य शुरुआती दौर के मिलने शुरू होते हैं, तभी चल करके देखें कि उस जमाने की सामाजिक संस्थाएं कैसी थीं। यही कोशिश इस पूरी क्लास के दौरान होगी कि प्राचीन भारतीय इतिहास में, खासतौर से वैदिक काल के समय में, बौद्ध काल में, जैन काल में, यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में किस तरह से इतिहास जो है आकार प्रकार ले रहा था, परिवार का जो है संरचना क्या थी और उस समय की व्यवस्था क्या थी। बहुत ही रोचक जानकारियां हैं, बिना जो है राजा रानी की जानकारियां हैं। आप इनका स्वाद लीजिएगा, बहुत स्वादिष्ट ये जानकारियां हैं। आप सुनिएगा तो सूंघने में भी है। मैं आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह आपकी पढ़ाई में बहुत, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत शानदार सफ़र के लिए जाना जाएगा, क्योंकि हमारी तैयारी का जो है मोड वह काफ़ी हद तक उपनिषदीय शैली में चलता है। तो ये तस्वीर भी मेरी है, ये मेरी तस्वीर पर मेरा लोगो भी है, आईएएस मार्गदर्शक आशीष सर का। हालांकि आशीष सर के अलावा यहाँ पर और भी बहुत शानदार टीचर आप लोगों को आने वाले समय में क्लास लेते हुए दिखाई देंगे, परंतु हम बाजार का शिकार नहीं बनते हैं। इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, औरों के साथ शेयर भी करिए और अपने बढ़िया सुझाव भी हमें, और ये बताइए कि किस तरह से हम शिक्षा को बाजार से मुक्त रख सकते हैं। प्राचीन भारत में परिवार यह ना सिर्फ इतिहास के लिए बहुत जरूरी है, बल्कि भारतीय समाज के लिए भी बहुत जरूरी है। यह आपके इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी बहुत जरूरी है। और यह जो आप लेसन सुनने जा रहे हैं, यह निबंध वाले प्रश्न पत्र के लिए भी जरूरी है। जहां पर आपको समझ में ना आए आप जरूर पूछिएगा। और अगर आप ये रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं तो आप इसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में भी जाकर के हमें प्रश्न कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स
जब आप करिए तो आप देखिएगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के और फेसबुक के जो है लिंक्स डाल रखे हैं। आप वहाँ पर भी उनको सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिएगा। आपकी सफलता में हम पूरी तरह से सहायक होंगे। अब अगर सामाजिक पहलुओं पर हम बात करें तो सामाजिक पहलुओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो जगह है वो ये है कि परिवार है। परिवार माना जाता है कि इकाई है। किस चीज की इकाई है? तो वह सामाजिक संस्थाओं में जब संस्थाएं बननी शुरू हुई होंगी, मनुष्य ने अपने आदिम स्वरूप को छोड़ा होगा, तो सबसे पहले उसने परिवार का निर्माण किया। परिवार क्यों बनता है? तो परिवार बनने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं। उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो है वह लोगों की अपनी काम इच्छा या सेक्सुअल डिजायर को माना गया है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि सेक्सुअल डिजायर ही परिवार के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण रहा होगा, तो हम बात आधी अधूरी। कहीं न कहीं अपनी जैविक संतुष्टि के साथ साथ वह जो एक भावनात्मक सुरक्षा का भाव होता है, भावनात्मक जुड़ाव होता है, वह परिवार के लिए बहुत आवश्यक है। हालांकि अगर बहुत सारे आप पाश्चात्य विचारकों को देखें जिन्होंने कि परिवार के ऊपर जो है चर्चा किया है, वो भावनात्मक जुड़ाव को उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं देते जितना कि वह सेक्स एक्टिविटीज को देते हैं। परंतु मेरा मानना है कि सेक्स एक्टिविटीज जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसके बगैर परिवार की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन उसके साथ साथ भावनात्मक संबंध भी होना चाहिए। यह दोनों उपस्थित हो, फिर सामाजिक सुरक्षा का भाव हो, इन सब के जरिए जो है परिवार बनता है। और जब ये परिवार, इसलिए हम कहें तो यह जीवन की मूलभूत इकाई है। हालांकि आज के समय में हम देखते हैं कि परिवार को जो है जीवन की मूलभूत इकाई मानने के बजाय व्यक्ति केंद्रित समाज की परिकल्पना बड़ी तेजी से आगे बढ़ाई जाती है। मैं उसके गुण या दोष पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर हम कहें तो मूलभूत रूप से परिवार ही जीवन की सामाजिक जीवन या प्राचीन सामाजिक जीवन, ये आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। या अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैं कलर चेंज कर देता हूं आपके लिए। यह प्राचीन सामाजिक जीवन, परिवार के माध्यम से ही मनुष्य अपना उत्कर्ष करता है। क्योंकि जब आप परिवार में होते हैं तो एक तरह की सामाजिक सुरक्षा होती है, आपकी भावनात्मक संतुष्टि होती है, आर्थिक सपोर्ट होता है। जैसे कि अगर कोई वृद्ध है तो वह वृद्ध अगर कुछ करने में संभव नहीं भी है, तो कम से कम परिवार के जो लोग हैं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और वह अपने अनुभव के जरिए अब ना सिर्फ अपने परिवार को बल्कि समाज को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से जो बिल्कुल छोटा बच्चा है, अगर सोचिए परिवार ना होता तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो सबसे फिट होगा वही सरवाइव करेगा, उस फार्मूले पर जाता। लेकिन आज की तारीख में कमजोर बच्चा भी, अपाहिज बच्चा भी सरवाइव करता है क्योंकि उसके परिवार होता है। तो पहले तो ये जीवन की मूलभूत लड़ाई के लिए उसको सक्षम बना देता है, वह उसके जो है संघर्ष को कम कर देता है। और दूसरा, अब जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, महिला है या पुरुष है, अगर वो बाहर जाकर के कमा रहा है तो वह परिवार के लिए संसाधन जुटाता है। तो उसका दूसरा जीवन साथी घर में बैठ करके, मैं ये नहीं कहता कि वो हर बार महिला ही होनी चाहिए, पुरुष भी हो सकता है, तो वह घर में बैठ करके फिर अपने परिवार को जो है संजोने की कोशिश करता है, उसके लिए खाना बनाता है, उसके बाकी चीज़ों का इंतजाम करता है। तो इस तरह से
मनुष्य जो है जब वो मार्केट में होता है, जब वो खेत में होता है, जब वो बॉर्डर पर होता है तो अपना बेस्ट दे सकता है। खाली समय में वह अपने जो है आध्यात्मिक, तो परिवार के होने की वजह से कोई मनुष्य जो होता है वह अपना सर्वोत्तम, परिवार से ही समाज का निर्माण होता है, क्योंकि समाज ही परिवार की आरंभिक, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है जो परिवार से संबद्ध ना हो, भले ही आज की तारीख में उसका परिवार ना हो, लेकिन कहीं न कहीं तो रहा ही होगा। हमारी आवश्यकताएं परिवार के माध्यम से ही पूरी होती हैं, परिवार ही जीवन की प्रथम पाठशाला होती है। तो ये ऐसे बिंदु हैं जो पहले भी कहे जा चुके हैं, मुझे इनमें जो है बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग बस इनको आगे बढ़िए। परिवार के अभाव में अगर कहा जाए तो समाज का अस्तित्व ही संभव नहीं है। पिछली लाइन को जो है यहाँ पर दोहराया गया, अलग तरीके से कहा गया है। परिवार मनुष्य के जीवन की रक्षा करता है तथा जैविकीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब जैविकीय आवश्यकताओं में वह उसकी सेक्स की आवश्यकता हो सकती है, वह उसके हेल्थ की आवश्यकता हो सकती है, वह उसके जो है ग्रोथ, जो बॉडली ग्रोथ है उसकी आवश्यकता हो सकती है। तो कोई भी जो है बायोलॉजिकल जो आवश्यकता होती है उसकी करता है, लेकिन मेनली जब जैविक की आवश्यकता होती है तो इसका मतलब सेक्स से किया जाता है। समाज की निरंतरता परिवार के माध्यम से ही बनी रहती है। बर्गेस, ये बहुत बड़े विचारक हैं, लॉक हैं, विचारक हैं, ने परिवार को ऐसे व्यक्तियों का संबंध बताया है जो विवाह, रक्त या गोद लेने के संबंध से निर्मित होता है। ठीक है, तो ये कहीं पर भी अगर आवे तो आप बर्गेस और लॉक का नाम लिखिए, जरूर लिखिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके आंसर राइटिंग में थोड़ा सा जो है ज्यादा वैल्यू ऐड हो जाती है जब आप किसी फॉस्फर आदि का नाम लिखते हैं। ठीक है, इसमें एक ऐसी गृहस्थी, परिवार एक ऐसी गृहस्थी होती है जिसमें पति पत्नी, पुत्र पुत्री और भाई बहन एक दूसरे को प्रभावित करते हुए, परस्पर संपर्क रखते हुए एक सामान्य संस्कृति की रचना करते हैं तथा उसे सुरक्षित बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर एकल परिवार की चर्चा की जा रही है। ये मिनिमम तो होता ही होता है। हालांकि अब केवल पति पत्नी वाला नाभिकीय परिवार भी हो सकता है। इसके अलावा जो रक्त संबंध से जुड़े हुए, जैसे कि दादा दादी, नाना नानी, हमारे भारत में नाना नानी को ज्यादातर परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता है। इसके अलावा चाचा चाची आदि जो है संयुक्त परिवार की जो है डेफिनेशन में आ सकते हैं। यानी कि शादी करके जो घर के अंदर आएगा वो उस परिवार का हिस्सा होगा, और जो शादी करके बाहर जाएगा उसका हिस्सा नहीं रहेगा। तो रक्त संबंध के साथ साथ विवाह, और विवाह के साथ साथ गोद भी जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो रक्त संबंध लेकिन इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। परिवार में पति पत्नी, पुत्र पुत्री एक दूसरे से निकट संबंध को जो है स्थापित करते हैं और साथ में रहते हैं। तो ये क्लियर होगा पॉइंट। अब तक यहां तक आप लोगों को कोई बहुत कठिन बात नहीं कही गई है। अगर यहीं पर हम आगे और बढ़ें तो परिवार का प्रधान आधार विवाह होता है, और इसके साथ साथ रक्त संबंध भी होता है। विवाह और रक्त संबंध को माना जाना, हालांकि रक्त संबंध से ज्यादा, चूंकि पति पत्नी के जरिए ही परिवार आगे बढ़ता है, इसलिए विवाह को मानते हैं। इसका प्रारंभ एक प्रजनक अथवा जैविक संस्था के रूप में, वह प्रजनक का मतलब कि सेक्स की वजह से जो है ये आया। यानी कि सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले देश में सेक्स का नाम लेते ही लोगों को जो है सुरसुरी सी चढ़ जाती है, झुनझुनी सी चढ़ जाती है। अरे बाप रे बाप, की क्या बोल दिए गुरु जी, सेक्स बोल दिए, बहुत पापी। ऐसा आता है ना मन में ख्याल, कभी कभी आप लोग के मन में एक ख्याल आता होगा। बाद में मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई यही बना। सामाजिक महत्व की दृष्टि से कोई भी संगठन परिवार का अतिक्रमण नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी संगठन परिवार से बड़ा नहीं हो सकता। हालांकि बाद में तुलसीदास ने जो है बड़ा बढ़िया लिखा है, और ये क्रम उन्होंने तुलसीदास ने बताया है कि मनुष्य को अपने हित का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए, लेकिन परिवार के लिए व्यक्ति को अपना हित छोड़ देना चाहिए। परिवार का हित
ग्राम के हित के लिए छोड़ देना चाहिए, और ग्राम का हित जो है वह जनपद के हित के लिए छोड़ देना चाहिए, और जनपद का हित राष्ट्र के लिए छोड़िए। लेकिन अगर राष्ट्र किसी अत्याचारी द्वारा शासित हो जो धर्म अनुकूल ना हो, तो फिर उस राष्ट्र का त्याग कर देना, यानी कि मानवता के लिए आप राष्ट्र का भी त्याग कर सकते हैं। ये क्रम है जिसे कि तुलसीदास के अलावा लगभग सभी प्राचीन भारतीय विचारकों ने अपनाया है। क्लियर है ये बात? हाँ नाम में बोलते रहिएगा आप लोग। किसी को डाउट है जरूर। क्लियर है सर। ठीक है। अब यहां पर देखिए कि भारत में जो है, अब ये तो परिवार की मैंने जो डेफिनेशन दी थी या परिवार के बारे में जो चर्चा किया वो सबके लिए सामान्य तौर पर किया। अब हम जो देखते हैं कि भारतीय कुटुंब या परिवार का विकास कैसे हुआ, तो भारत में परिवार संस्था जो है प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है, कोई नई बात भारत में नहीं रही है। आर्यों के प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में इस संस्था के स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है। अगर प्रारंभिक काल के जो है हम जो है दौर के बारे में बात करें, तो प्रारंभिक जो है काल में यानी कि पूर्व वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी, जिसमें माता पिता पति पत्नी भाई बहन पुत्र पुत्री के आदि के साथ ही अन्य संबंधी निवास करते थे, जिसमें दादा दादी चाचा चाची काका काकी सब जो है निवास करते थे। सब एक ही घर में रहते थे, एक साथ भोजन करते थे, एक ही धर्म का पालन करते थे तथा परिवार की संपत्ति पर सबका अधिकार होता। ठीक है, तो शुरुआती दौर में कैसा था? संयुक्त परिवार था, साथ में रहना, साथ में खाना, एक ही धर्म का पालन करना, और परिवार की संपत्ति में सबका बराबर का हक हुआ करता था। अब यहां से थोड़ा सा लाइन पर आप लोग गौर पकड़िएगा कि ये कैसे चल रहा है ना। संपत्ति पर सबका बराबर का अधिकार था, तो अब संपत्ति पर अधिकार है तो कैसे ये ट्रांसफर होगा? तो यहां पर मूल बात आप ध्यान में रखिएगा कि परिवार जो है वो पितृसत्तात्मक या पैट्रियार्कल हुआ करते थे। ज्यादातर परिवार, बहुत सारे परिवार ऐसे भी हो सकते थे कि जहां पर मम्मियां जो है ज्यादा डोमिनेटिंग रही हूं। जब से ये नाभिकीय परिवार चले हैं तब से मम्मियां ज्यादा डोमिनेटिंग हो रही हैं। बड़े बड़े पहलवानों के घरों में भी हम देखा है कि बेटियों की औरत को साथ मानते हैं आप लोग, हाँ ना? जी सर। है ना, बड़े बड़े बॉक्सर भी जो है वो घर के रिंग में चारों खाने चित्त नजर आते हैं। अच्छा खासा लड़का शादी के बाद बीवी को कार्टून नजर आने लगता है। सही बात है ना धारवी? अब ऐसे पितृसत्तात्मक परिवारों में पिता कैसा होता था? निरंकुश शासक होता था। कैसा होता था? निरंकुश। सभी सदस्यों को उसकी आज्ञाओं का पालन करना होता था, और संयुक्त परिवार में कम से कम 4 पीढ़ियों तक के सदस्य हुआ करते थे। पिता का परिवार के सदस्यों पर असीमित अधिकार होता था। आवश्यकता पड़ने पर वह उन्हें कठोर दंड दे सकता था। भैया हम तो जो है पोस्ट ग्रेजुएशन तक हो गए, एकदम अपना जो है यूनिवर्सिटी वगैरह में एकदम टॉपर बन करके घूमते थे। जहिया पिताजी के हत्थे चढ़ जाते थे तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बावजूद भी हमको याद है कि जूता मार करके बाजार से घर तक पहुंचाए जाते थे। कोई सुनवाई नहीं साहब। और केवल पिताजी नहीं, कूट चाचा लोग भी कूट देते थे। कब कौन किस बात पर कूट देता था मैं मतलब आज तक नहीं समझ पाया कि क्यों कूटा गया। तो निरंकुशता ही थी उन लोगों की। फिर मैंने सोचा कि मैं भी आगे चल करके बाप बनूंगा तो मैं भी अपनी संतान को कूटूंगा। अब साहब उल्टा हो गया है, वही कूट देती है मुझको। और कभी कभी मैं समझता हूँ कि मैं इस
धरती पर क्यों पैदा हूँ? तबला बना करके भगवान ने भेजा मुझको, जो देखो उधर से ही बजाए दे रहा है। वैदिक साहित्य में ये कितने निरंकुश हो सकता है, इसका उदाहरण मिलता है कि पिता द्वारा पुत्र को बेचे जाने का भी उदाहरण मिलता है। कठोपनिषद में दान में दिए जाने का, नचिकेता को उनके पिता ने यमराज को दान में दे दिया था, तो दान दे देने का, आंखें निकलवा लेने तक के उदाहरण। किंतु सामान्यतः पिता तथा पारिवारिक संबंधों के ये अपवाद स्वरूप के उदाहरण हैं, मिलते हैं, लेकिन ये सामान्य उदाहरण नहीं है बल्कि अपवाद स्वरूप। सामान्य तौर पर बहुत अच्छे रिलेशन हुआ करते थे, पिता उनका पालन पोषण, देख रेख, शिक्षा दीक्षा, सुरक्षा आदि का समुचित प्रबंध करता था। उत्तर वैदिक काल में अगर देखा जाए तो हमने अभी जो देखा था वो कब देखा था? हमने पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में देखा था। उत्तर वैदिक काल में भी संयुक्त परिवार की प्रथा बनी रही। कभी कभी पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही पारिवारिक संपत्ति को बंटवा लेते थे, जिससे पिता को महान कष्ट होता था। जो तमाम सूत्र हैं उनमें के अनुसार पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए अनेक विधान बनाए गए। गृह सूत्रों में भी बड़े बड़े परिवारों का उल्लेख मिलता है। सभी गृह स्वामी पिता की आज्ञा का पालन करते थे। पिता की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र ही गृहपति बनता था। चूंकि पितृसत्तात्मक परिवार था, तो ये भी किसका उदाहरण है? पितृसत्तात्मक। बहुत अधिक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि बौद्ध काल में भी, यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भी आकर के संयुक्त परिवार की प्रथा बनी रही, जिसमें ज्येष्ठ आयु का व्यक्ति गृहपति बनता था। यहाँ पर ज्येष्ठ पुत्र है और यहाँ पर ज्येष्ठ आयु का व्यक्ति, यानी कि पिता के मरने के बाद अगर चाचा वगैरह हैं तो वह जो है फिर गृहपति बनते थे। कभी कभी ये भी जो है कि परिवार के सदस्य पिता की आज्ञा के विरुद्ध जाकर के, क्योंकि बौद्ध काल है तो वो बौद्ध भिक्षु बन जाते थे। बौद्ध तथा जैनों ने गृह त्याग और मठ का जीवन का आदर्श रखा। हालांकि श्रीमद् भागवत गीता में सन्यासी को मूर्खता माना गया है। सन्यास के जो है भगवान कृष्ण जो है विरुद्ध हैं। इससे संयुक्त परिवार की व्यवस्था को गहरा आघात पहुंचा। पुरुषों के साथ साथ कभी कभी स्त्रियां भी अपना परिवार छोड़ करके भिक्षुणी बन जाती थी और घर से दूर मठों में निवास करती थी। अगर आप चाहेंगे कि आपको ये पीपीटी दे दिए जाएं, ये जो है मटेरियल्स दे दिए जाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में इसके लिए रिक्वेस्ट करिए। टेलीग्राम ये हमारे जो है चैनल को ज्वाइन करिए, हम वहां पर आपको जो है ये स्लाइड्स उपलब्ध करा देंगे। ऐसी स्थिति में जब औरतें जो है वो भिक्षुणी बन जाती थी, तो ऐसी स्थिति में जो है संयुक्त परिवार के टूटने का खतरा हो जाता था। हिंदू शास्त्रकारों ने परिवार को व्यवस्थित रखने के उद्देश्य से, पहले भी बताया जा चुका है, कि कई तरह के नियम विधान बनाए थे। कहीं पर किसी के मन में कोई प्रश्न आवे तो वह प्रश्न जरूर पूछे। प्रश्न पूछना अच्छी आदत होती है। मनुस्मृति में आगे चल करके देखा गया है कि परिवार को बनाए रखने के लिए कई सारे नियम दिए गए हैं। बड़ा विस्तृत वर्णन हुआ है। पूर्व मध्य काल में मनु के साथ साथ याज्ञवल्क स्मृतियों पर जो है भाष्य लिखे गए, जिसमें परिवार के नियमों की जो है विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई। इन्हीं नियमों द्वारा हिंदू समाज आज तक शासित एवं व्यवस्थित हो रहा है। हालांकि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की जा रही है, उसके बाद से यह तमाम जो है व्यवस्थाएं टूट जाएंगी। यानी कि जो हिंदू परिवार जो है संयुक्त परिवार की व्यवस्था चल रही थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के बाद वह टूट जाएगा और अब हम अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून के हिसाब से संचालित होंगे। प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति में सभी सदस्यों का अधिकार होता था तथा विभाजन के समय सभी को अपना भाग प्राप्त होता था। तो ये क्या होता था कि संपत्ति में जब बंटवारा होता था, तो आज भी हम लोग जानते हैं कि बंटवारा में सबका हिस्सा लगता है।
ठीक है। ऋग्वैदिक काल में तो परिवार की संपत्ति पर पिता का अधिकार होता था, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो पिता का अधिकार घटा है। और ज्यादातर जो है शास्त्रकार उसमें यही मानते थे कि पारिवारिक संपत्ति का विभाजन पिता के जीते जी नहीं होना चाहिए, मरने के बाद होना चाहिए। हम लोगों ने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं कि जब पिता के जीते जी जो है संपत्ति नहीं मिल रही थी तो बच्चों ने अपने पिता को ही निपटा दिया है, चाहे वह काशी के साम्राज्य के बारे में बात करें, चाहे वह कौशल में जो है विभांडक का साम्राज्य का समय बात करें, या अन्य लोगों के समय के बारे में बात करें। तो उस समय जो है ऐसी जो है स्थितियां बन करके आती थी कि जब पिता को जो है ही निपटा दिया जाता था। अगर हर्यक वंश में बात करें हम तो हर्यक वंश में बिंबिसार के बेटे ने अजातशत्रु ने बिंबिसार को निपटा दिया। अजातशत्रु के बेटे जो है उदयन ने फिर अजातशत्रु के बेटे उदयन ने जो है फिर अजातशत्रु को निपटा दिया। तो पूरी की पूरी जो है एक श्रृंखला मिलती है, लेकिन ज्यादातर यही होता था कि पिता की मृत्यु के बाद ही लोगों को अधिकार मिलता था। तो कहीं कहीं पर जो है इस नियम का विरोध भी मिलता है। पूर्व मध्यकाल में हम संपत्ति के अधिकार संबंधी परस्पर विरोधी मतों का प्रतिपादन पाते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार विज्ञानेश्वर ने या विज्ञान शेखर ने अपने ग्रंथ मिताक्षरा में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि पुत्रों का अधिकार है कि वह पिता से संपत्ति का विभाजन करा ले, यानी कि पिता के जीते जी लड़का लोग चाहें तो अपने पापा की संपत्ति को जो है बंटवा दें। आजकल इसका जो है उपयोग खूब होता है कि नहीं होता है? बोलिए, आप लोग एकदम से शांत खामोश हो गए हैं आप लोग। समझ में आ रहा है आप लोगों को, या आपको जी लग सर। रहा है कि कुछ ज्यादा ही हैवी हो जा रहा है? समझ में आ रहा है? किसकी समझ में आ रहा है, किसकी समझ में नहीं आ रहा है, किसको आ किसकी रहा है ज्यादा सर बोर कर समझ रहे हैं? में। क्योंकि इस समय एग्जाम चल रहा है तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, पर मुझे आशा है कि आप लोग को पूरी बात समझ में आ रही होगी। सिंपल सी बात है, कोई बहुत कठिन सी बात नहीं है। एकदम जो है जैसा जो है प्राकृतिक तौर पर ये ज्ञान था वैसा ही मैं आपको दे रहा हूँ। इस ज्ञान का मैंने कोई मेकअप नहीं कराया है, मैंने शब्दों की कोई स्ट्रेटनिंग नहीं करवाई है, मैंने जो है सिद्धांतों का कोई आईलाइनर इस्तेमाल नहीं किया है। सही बोल रहा हूँ ना? अगर मैं ऐसा कर देता ज्ञान के साथ तो ज्ञान कितना फूहड़ कितना भद्दा लगने लगता है ना। आप तो जानते हैं कि मैं आप लोग के ऊपर कभी कोई कमेंट नहीं करता हूँ। करता हूँ मैं कभी कोई कमेंट? जी सर अभी सच्ची नातनू तो प्यारी लगती भी मेरे। ज्ञानेश्वर ने पुत्र के उत्पन्न होते ही, ये जो मिताक्षरा वाले हैं, ठीक है, इनको आप विज्ञान शेखर भी कई जगहों पर पढ़ेंगे कि उत्पन्न होते ही संपत्ति में उनका अधिकार माना है। इससे भिन्न मत प्रकट करते हुए जीमूत वाहन ने अपने ग्रंथ दाय भाग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ में लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है, लेकिन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा उसके बाद से भारत के प्राचीनतम कानूनों की धज्जियां उड़ा करके रख दी जाएंगी, उनको मिटा दिया जाएगा। पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को उसकी संपत्ति में अधिकार मिलता है, किंतु दोनों इस विचार के समर्थक हैं कि पिता का पारिवारिक संपत्ति पर पूर्ण अथवा निरंकुश अधिकार नहीं होता है। उत्तर वैदिक काल में पारिवारिक संपत्ति के अंतर्गत पशु, भूमि, आभूषण आदि सभी सम्मिलित थे तथा इनका बंटवारा किया जाता है। याद रखिएगा कि आगे चल करके स्त्री को भी धन माना गया है,
संपत्ति माना गया है, और स्त्री को जैसे पशुधन है वैसे स्त्री को भी पशुधन के साथ ही माना जाता था। लेकिन ये गनीमत किया था लोगों ने कि बंटवारे में जो है स्त्री को इसी तरह से लोगों ने ही बांट ली। ठीक है, तो यहाँ पर जो है धन में किसको किसको शामिल किया गया ये भी बताया गया है। जीमित वाहन ने जो है क्या लिखा ये भी बताया गया है, और विज्ञानेश्वर ने जो है क्या बोला है ये भी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। क्लियर है? तो ये सारे नाम याद रखिएगा, इसका एग्जाम में जरूरत पड़ेगी। मध्यकाल से यह सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। जब मध्यकाल आया तब ये हुआ कि संयुक्त परिवार का संपत्ति के अंतर्गत सदस्यों की निजी कमाई, दान आदि सम्मिलित नहीं है। तो यानी कि जो निजी कमाई होती थी या कोई दान आदि के अगर किसी परिवार को मिलता, किसी व्यक्ति को मिलता था, तो उस पर प्राप्तकर्ता का ही अधिकार होता था, उस पर अन्य सदस्यों का, परिवार के अन्य सदस्यों का अधिकार नहीं होता था। स्त्री को निजी संपत्ति स्त्री धन कही गई है, जिसे मोटे तौर पर आप दहेज या उपहार मान सकते हैं कि वह है। तो उसका जो है स्त्री का ही केवल उस पर अधिकार होता था, जो स्त्री धन आता था वो भी बट नहीं सकता था। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही जो है चर्चा करेंगे। आशा है कि यह आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, जानकारियाँ आप लोग को रोचक लगी होंगी। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी हम आप लोगों के लिए ऐसे ही रोचक मज़ेदार जानकारियाँ इकट्ठा करके लाएंगे, और आपको जो है अच्छा लगेगा। एक बार फिर से मेरी आप लोगों से अपील है कि चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारा फुल टाइम जो है कोर्सेज लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आईएएस बनने के रास्ते में जितनी भी चुनौतियाँ हैं उसको साथ मिल करके पार किया जाए, तो बहुत ही नॉमिनल फीस पर हम आपकी मदद करते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए, अपने मन को पाइए, और अगले जो है कोर्स का आप इंतजार करिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।